Today our topic is about the macroscopic characteristics of forward and reverse reaction. What is meant by macroscopic characteristics? It is a character of something of a reaction in which have the initial and final states. मतलब ये कि हर रिएक्शन की कोई ना कोई इनिशियल या फाइनल स्टेट होती है, इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अब फॉरवर्ड रिएक्शन की वो क्या आ रही है या रिवर्स रिएक्शन की क्या आ रही है उसे हम डिस्कस करेंगे. फॉरवर्ड रिएक्शन की वो होती है जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलके आके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन. रिवर्स रिएक्शन कहते हैं जिसमें आपके पास जो प्रोडक्ट आई है वो दोबारा से आपके पास रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो जाएगी. जो फॉरवर्ड होगा हमेशा लेफ्ट से राइट पे जाएगा, जो रिवर्स होगा हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा. इनिशियल स्टेट के अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है हमेशा स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी रिएक्टेंट से मिलना होता है तो क्या होता है कि वो रिएक्शन जरा फास्ट होता है, उसकी जो स्पीड होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो जरा तेज होता है. लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन है स्टार्ट में वो जरा स्लो अपने वापस रिएक्टेंट की तरफ आ रहा था. उस टाइम पे आपके रिएक्टेंट्स अभी पहले प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, वो आपके प्रोडक्ट में काफी तक चेंज हो चुके होते हैं. यहाँ पे प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा हो गई हुई है तो वो तेजी से ग्रेजुअली वो वापस स्पीड अप होकर अपने रिएक्टेंट्स पे चेंज होना शुरू हो जाएगा. इस तरह से ये रिएक्शन चलता रहता है. फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है इनिशियल स्टेज में, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, लेकिन बाद में रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो उसकी स्पीड तेज ज्यादा हो जाती है, जबकि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्लो हो जाती है. आज का जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है वो है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस. नेक्स्ट जो है मेरे पास है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम. इन दोनों में क्लियरली काफी ज्यादा डिफरेंस है. डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस करनी है. इससे पहले मैं वही करूंगी, डेफिनेशन दूंगी मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जिसकी कोई ना कोई इनिशियल या फाइनल स्टेट होती है. जैसे वॉल्यूम पहले कोई ना कोई होगा, मतलब 0 से लेकर, अगर आपके पास कोई बॉक्स है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो 0 से लेके 10 तक इनिशियल स्टेट है उसकी 1 0 और फाइनल स्टेट है उसकी 10. टेम्परेचर 0 से लेकर 37, 37 से लेकर 48, कोई ना कोई इनिशियल फाइनल स्टेट आ रही होती है. या प्रेशर, इसके अंदर भी कोई ना कोई इनिशियल या फाइनल स्टेट होगी. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फीचर्स हैं जिससे मैं डिस्कस करना है आज डायनामिक इक्विलिब्रियम के. उसमें आता है क्लोज सिस्टम्स. क्लोज सिस्टम ऐसा होता है जिसके अंदर equilibrium is achievable only in a closed system in which the substance can neither leave nor enter. मतलब ये अगर आप इक्विलिब्रियम रिएक्शन को लेना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो इसकी पोजीशन को, रिएक्टेंट्स हमेशा प्रोडक्ट में चेंज होंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज होंगे. इस दौरान अगर आप उसका टेम्परेचर एक तरफ एक टाइम में भी हाई कर देते हो या आप रिएक्टेंट्स के अमाउंट को भी हाई कर देते हैं, मतलब आप कुछ चीज एंटर भी कर सकते हो या उसमें से कोई रिएक्टेंट के अमाउंट कम कर देते हो, या प्रोडक्ट आप लोग जब बन जाता है उसमें थोड़ा सा निकाल लेते हो और कहते हो दोबारा से आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन दे, तो वो पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब है इसके लिए क्लोज सिस्टम होना जरूरी है. For reverse rate of reaction of forward is equal to the rate of reaction of reverse. मतलब ये कि जो आपके पास दोनों इक्वल होंगे तो ही ये स्टॉप होगा. जब इक्विलिब्रियम स्टेट होती है तो हमेशा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की इक्वल आता है. मतलब ये कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते रहते हैं कंटिन्यूअसली और कंटिन्यूअसली आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स में चेंज होती रहती है. इस तरह से दोनों रिएक्शंस एक ही टाइम पे हो रहे होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये स्टॉप नहीं होते. इसका मतलब है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन. थर्ड है कंसिडरेशन ऑफ सब्सटेंस. इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर जो आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे वो चेंज, उनकी कंसिडरेशन चेंज नहीं होगी. मतलब अगर आपने 5 mg लिया हुआ है रिएक्टेंट्स के, 5 लिया हुआ है तो वो प्रोडक्ट की 10 mg बनेगी और वो 10 ही रहेगी. प्रोडक्ट्स भी 10 mg में रहेंगे और रिएक्टेंट्स 5 रहेंगे. दोबारा जब प्रोडक्ट चेंज होगी रिएक्टेंट्स के अंदर वो 5 में चेंज होगी और रिएक्टेंट्स दोबारा प्रोडक्ट पे रहेंगे तो 5 के बनाएंगे, 10 के बनाएंगे. तो मतलब ये कि आपके पास कोई चेंज नहीं आ रहा था. इवन जो कलर या डेंसिटी है वो भी सेम रहेगी. मतलब अगर आपके पास ब्लू कलर की रिएक्टेंट्स है तो प्रोडक्ट आपके पास ब्लू कलर में आ रही है, और अगर रेड कलर में भी आ रही है, ग्रीन कलर में भी आ रही है, तो वो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. जब वो दोबारा रिएक्टेंट्स बनाएंगे तो वो ब्लू ही बनाएंगे. ये वो कह रहा है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट्स की जो कलर है वो वही रहेगा, प्रोडक्ट का जो कलर है वो वही रहेगा. मैंने रिएक्टर और प्रोडक्ट का कलर सेम नहीं कहा. मैंने नहीं कहा कि अगर रिएक्टेंट्स का कलर ब्लू है तो प्रोडक्ट का भी ब्लू ही होगा. प्रोडक्ट आपकी ग्रीन कलर में भी आ सकती है. जब हम दो चीजों का रिएक्शन करवाते हैं तो वो डेफिनेटली उनके कलर चेंज भी हो जाता है. लेकिन जब वो दोबारा से अपनी पोजीशन अटेन करते हैं, दोबारा से रिएक्टेंट्स में आएंगे तो वो दोबारा से
पहले वाले कलर में आ जाएगा, मतलब ब्लू में था तो ब्लू में ही आ जाएगा। अटेनिंग ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम स्टेज जो होती है वो हम अटेन कर सकते हैं किसी भी तरीके से, मतलब एक स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट्स कर दें या स्टार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन हमेशा सेम होता है। जिस तरह से वो आपके पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट आपके पास रिएक्टेंट में चेंज हो रही होती है। इस तरह से आप इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को पोजीशन को अटेन कर सकते हो। रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस, an equilibrium state can be disturbed and again achieved under the given conditions, concentration, pressure and temperature। मतलब ये conditions ये वो हैं जो हर एक के लिए जरूरी होती है। कंसंट्रेशन कहते हैं किसी हैं अमाउंट को। अगर आपने 5 थे और अगर किसी वजह से उसमें एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस आ गई है, कहीं से रिएक्टेंट 6 हो गए, तो आप उसमें से एक कम कर दोगे, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी। प्रेशर अगर ज्यादा हो गया है तो या तो आप या तो प्रेशर रिड्यूस करवा दो या ओवरऑल ज्यादा कर दो या फिर उसको कंटिन्यूस पे करवाओ। वैसे तो ये कंडीशंस वो होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं। अगर वो प्रेशर 450 मांग रहा है तो 450 पर ही काम करेगा, उससे ज्यादा या कम पर काम नहीं करेगा। इस तरह फिर आपको वो रिड्यूस करना पड़ेगा, और अगर रिड्यूस हो जाए प्रेशर अनसर्टेनली तो आपको उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इस तरह से ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है और आपके पास ये कंप्लीट डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन हो जाती है। ये कुछ करेक्टर्स थे जिसे आप लोगों ने अपने माइंड में रखने डायनामिक इक्विलिब्रियम के, जिसमें हमने पढ़ा क्लॉज सिस्टम, रिवर्स रेट ऑफ रिवर्सेशन एंड फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलवेज बी इक्वल, कंसिडरेशन ऑफ सब्सटेंस can never be changed, attaining of chemical equilibrium can be from either from the starting or the end of the reaction, or re-establishment of equilibrium after the disturbance. How? By increasing or reducing or whatever, by managing the pressure, temperature and other conditions.